भारत के एक्स प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद उन्हें स्टेट फ्यूनरल दिया गया, जिसमें हमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के कानून भी गाइडलाइंस के तौर पर शामिल होते हुए दिखते हैं। ज्यादातर लोगों को यह लगा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते थे, इसीलिए उनका जो फ्यूनरल है वो कांग्रेस पार्टी के हिसाब से किया जाएगा। लेकिन जब भी हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गवर्नर या फिर कोई एक ऐसी बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी की डेथ होती है तो उन्हें स्टेट फ्यूनरल की गाइडलाइंस के अंडर रखा जाता है, जिसके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और काफी ज्यादा सही तरीके से इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है, जैसे कि इस बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर किया गया। तो ये स्टेट फ्यूनरल की गाइडलाइंस एक्चुअली में है क्या, कौन कौन से कानून नियम इसमें लागू होते हैं, इन्हें कैसे किसी भी तरीके से पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है, या फिर जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी इसके साथ कनेक्टेड होता है उसे किस तरीके से हम यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन हम इस स्टेट फ्यूनरल की गाइडलाइन को जाने उससे पहले आप सभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के वो एस्पिरेंट्स जो 2025 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं ताकि आपकी मेंस की जो सीट है वो पूरी तरीके से इंश्योर हो जाए, तो उसके लिए चहल एकेडमी आप सभी लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रीलिम्स क्रैकर क्रैश कोर्स अपने आप सभी लोगों के लिए लेकर आया है, जिसमें कि रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत आपको करीबन 2,500 से 3,000 एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे और उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको फैकल्टीज के द्वारा लाइव ऑनलाइन क्लासेस में दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले की तैयारी में आप पहले सिलेबस कवर करते थे, बाद में टेस्ट सीरीज देते थे, लेकिन इस बार आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन से आपका जो सिलेबस है वो डिटेल में सॉल्व करवाया जाएगा, जिसमें जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स और सीसैट तीनों पर्सपेक्टिव आपके यहां पर डिटेल में आपके तैयार करवाए जाएंगे। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं और जीएस, सीसैट और करंट अफेयर तीनों की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप क्रिसमस कोड का इस्तेमाल करते हैं और स्कॉलरशिप के साथ आपको यह कोर्स सिर्फ 14,999 रुपीज में पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स के साथ जाना चाहते हैं इस तैयारी में, तो आपको सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 12,999 रुपीज का। और ये जो हमारा क्रैश कोर्स है वो 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द से जल्द इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने प्रीलिम्स के क्रैक करने की गारंटी को और भी ज्यादा बढ़ाएं। तो अब आते हैं हम लोग अपने वापस से टॉपिक पर, जिसमें हम लोग जो स्टेट फ्यूनरल है उसके बारे में यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्टेट फ्यूनरल बेसिकली एक ऐसी सेरेमनी होती है जिसमें कोई भी ऐसा पर्सन जो नेशनल इंपॉर्टेंस का होता है, उनकी डेथ के बाद उनको यहां पर सम्मान दिया जाता है, ऑनर दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स के थ्रू सारी चीजें यहां पर फॉलो की जाती हैं। और यहां पर राष्ट्रीय मौन का भी, यानी कि नेशनल मॉर्निंग का भी यहां पर एक प्रावधान होता है। अगर हम लोग की प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस की बात करें तो सबसे पहले जो बॉडी होती है पर्टिकुलर पर्सन की देहांत के बाद, उसको यहां पर तिरंगे से लपेटा जाता है, यानी कि जो फ्लैग ड्रेपिंग है वो की जाती है। और उनका बेसिकली अंतिम संस्कार करने से पहले या फिर उनके बरियल से पहले वो जो फ्लैग है वो हटा दिया जाता है उनके मृत शरीर से, और फिर वो जो फ्लैग है उनके परिवारजनों को या सबसे नजदीकी रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर राष्ट्रीय मौन या राष्ट्रीय शोक का भी यहां पर पूरी तरीके से प्रावधान है। साथ ही जब यहां पर तिरंगा लहराया जाता है तो वो आधा झुका हुआ होता है। ये एक तरीके का ऐसा सिंबल होता है कि एक ऐसी बहुत बड़ी पर्सनालिटी जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, उनका यहां पर देहांत हो चुका है। इसके अलावा गन सैल्यूट का यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है, जिसे आम भाषा में हम लोग 21 तोपों की सलामी कहते हैं, या फिर बेसिकली बंदूक से यहां पर फायरिंग की जाती है। ये सारी की सारी चीजें स्टेट फ्यूनरल का पूरी तरीके से हिस्सा होती है। अब किन पर्टिकुलर सिटीजन्स को यहां पर स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, उसके लिए हमें यहां पर क्वालिफिकेशन समझनी होगी। कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो भारत का राष्ट्रपति रहा हो या प्रधानमंत्री रहा हो या फिर किसी भी राज्य का गवर्नर रहा हो, या फिर अगर एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो अगर गवर्नमेंट इन तीनों चारों पोस्ट के अलावा किसी एक ऐसे पर्सन को लेती है जो नेशनल इंपॉर्टेंस में उतने ही इंपॉर्टेंट थे जितने ये गवर्नमेंट पोस्ट पर बैठे लोग, यानी कि कोई एक बहुत बड़ी एमिनेंट पर्सनालिटी, तो सरकार चाहे तो उन्हें भी यहां पर जो स्टेट फ्यूनरल है उनके अंडर ले सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर हाल ही में जब स्वर्गीय रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, या फिर जब लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, तो स्टेट फ्यूनरल इंडियन गवर्नमेंट ने
उस वक्त भी यहां पर पूरी तरीके से फॉलो करवाया था। अब जब ये बेसिकली स्टेट फ्यूनरल की सेरेमनी होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जितने भी गैजेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे बेसिकली अटेंड होते हैं। यहां पर अटेंड करना ही पड़ता है, एक प्रोटोकॉल होती है, एक सर्विस ड्रेस होता है जो पूरी तरीके से फॉलो करना होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहां पर कोऑर्डिनेशन जो है पूरी तरीके से करती है। लेकिन ओवरऑल जो ये स्टेट फ्यूनरल होता है वो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। अब अगर हम लोग यहां पर नेशनल मॉर्निंग या फिर राष्ट्रीय शोक की अगर बात करें तो नेशनल मॉर्निंग बेसिकली एक ऐसा ऑफिशियल टाइम पीरियड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो मृत व्यक्ति है उनके सम्मान में, उनके ऑनर में यहां पर एक तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। इसकी जो टाइम लिमिट है वो अलग अलग हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको नेशनल लीडर्स के लिए भी कर सकती है, इंडिविजुअल किसी पर्सनालिटी के लिए भी कर सकती है। और ये जो नेशनल मॉर्निंग या स्टेट मॉर्निंग का जो गाइडलाइन है वो कोई स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है अगर उनके स्टेट के कोई एमिनेंट पर्सनालिटी थे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लेवल पे कहीं ना कहीं रहे थे। इसके अलावा नेशनल मॉर्निंग में एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है वो होता है फ्लैग प्रोटोकॉल। जिस तरीके से हम लोग स्टेट फ्यूनरल में देखते हैं कि तिरंगे को उनके मृत शरीर में पूरी तरीके से लपेटा जाता है और अंतिम संस्कार से पहले वो तिरंगा जो है वापस उनके रिश्तेदारों को या नजदीकी रिश्तेदारों को या परिवार के सदस्यों को दे दिया जाता है। ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 का जो एक्ट है उसके तहत आता है और झंडा यहां पर तिरंगा हमारा आधा हमेशा झुका हुआ रहता है, वो इसी तरीके का बेसिकली सिंबल रहता है। अब ये जो राष्ट्रीय शोक है इसका टाइम पीरियड कितना होगा ये गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के डेथ के सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक यहां पर डिक्लेयर किया गया था, यानी कि 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी। अब सीधी सी बात है कि अगर इस वक्त पे राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया गया है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो सेलिब्रेशंस पर पूरी तरीके से लगाए जाते हैं। यानी कि अगर किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट शो हो रहा हो या फिर कोई कंसर्ट हो रहा हो वो इतने टाइम पे पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन इस रेस्ट्रिक्शंस में भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या 2 अक्टूबर हो तो यहां पर बेसिकली वो जो फंक्शंस हैं वो करवाए जाते हैं, लेकिन उनमें भी थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहती है। लेकिन ये कुछ बेसिकली नेशनल इंपॉर्टेंस के डेज होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्शंस में देखने को मिलते हैं, रेस्ट्रिक्शंस के एक्सेप्शंस में। अब अगर हम लोग यहां पर फ्लैग कोड जो है स्टेट फ्यूनरल के टाइम पे फ्लैग प्रोटोकॉल उसको थोड़ा सा अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है उसका जो सेक्शन 3.58 है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत यहां पर जो बेसिकली फ्लैग की ड्रेपिंग की जाती है यानी कि मृत शरीर से तिरंगे को जो लपेटा जाता है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के कानून के सेक्शन 3.58 के तहत यहां पर किया जाता है। प्लस पोस्ट सेरेमनी में भी यहां पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पूरी तरीके से यहां पर इंक्लूडेड होता है। यानी कि जैसे कि अगर अंतिम संस्कार हो रहा है तो जो झंडा है वो बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए या युवराज 8 मिनट 25 सेकेंड, इस पर 10 सेकेंड काट देना याद से, ठीक है। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भी यहां पर इस तरीके से इंक्लूडेड होता है कि अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो उस पर बिल्कुल भी आग नहीं लगनी चाहिए, जलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए या फिर वो जमीन से किसी भी तरीके से यहां पर टच नहीं होनी चाहिए। यानी कि तिरंगे की जो पूरी की पूरी एक डिग्निटी है वो यहां पर नेशनल कोड ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत पूरी तरीके से मेंटेन रहे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो 2002 का कानून नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था कि जिस भी पर्टिकुलर ओकेजन पे हम लोग तिरंगे का इस्तेमाल करते हैं या नेशनल फ्लैग का इस्तेमाल करते हैं किसी भी तरीके से तिरंगे की जो डिग्निटी है वो कम नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस कोड ऑफ कंडक्ट 2002 को। जैसे अगर हम लोग इसका पार्ट 1 देखते हैं तो जो फ्लैग का जनरल डिस्क्रिप्शन है वो किस तरीके से होना चाहिए, 3 कलर होने चाहिए। अब आयताकार हमें देखने को मिलता है, रेक्टेंगल देखने को मिलता है तो 3:2 में होना चाहिए या फिर उसका कोई और रेशो होना चाहिए। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का माप कितना होना चाहिए ये हमें पार्ट 1 में देखने को मिलता है। और कहां पर यह इस्तेमाल किया जा सकता है, कहां पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यह भी पार्ट 1 में होता है। पार्ट 2 में अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन किस किस ओकेजन पर इसको यूज कर सकती है उसके बारे में होता है। और पार्ट 3 की अगर बात करें तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है वो नेशनल कोड ऑफ इंडिया 2002 के कानून के पार्ट 3 में होता है। कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं
कि जो तिरंगा है जब भी हम लोग उसका इस्तेमाल किसी भी ओकेजन पे करते हैं तो वो बेसिकली किसी भी तरीके से गीला नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, ग्राउंड से किसी भी तरीके का जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं होना चाहिए। प्लस कमर्शियल पर्पस से अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो ये पूरी तरीके से गलत है। अब ये जो 2002 का आपका फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का कानून देखने को मिलता है, ये 26 जनवरी यानी 2002 का जो रिपब्लिक डे था उस दिन बेसिकली यहां पर अडॉप्ट किया गया था। सारी की सारी गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई थी कि किस तरीके से यहां पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें कि भाई ये गवर्नमेंट इसको यूज कर रही है तो उनके जो प्रोटोकॉल से गाइडलाइंस से सही तरीके से इस्तेमाल होंगे, इसकी काफी श्योरिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन एक इंडिविजुअल सिटीजन भी जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है, तो यहां पर इसकी जो परमिशन मिली है वो 2002 से नहीं है, 30 दिसंबर 2021। ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिनांक में इस 2002 के फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में संशोधन लाए गए थे, अमेंडमेंट लाया गया था और इसमें यह कहा गया था कि कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी तिरंगे का इस्तेमाल दिन में भी और रात में भी कर सकता है। क्योंकि 2002 के ओरिजिनल कानून के हिसाब से देखें तो जब सनसेट हो जाता है तो आपके तिरंगे को हटाना पड़ता है, लेकिन यहां पर 2021 में अमेंडमेंट किया गया कि दिन हो चाहे रात हो आप उसको बेसिकली लहरा सकते हैं। प्लस इसी चीज के इसी अमेंडमेंट के लिए जो एक अवेयरनेस कैंपेन बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, हर घर तिरंगा कैंपेन 2022 में, इसमें आम नागरिकों को बहुत ज्यादा इंकरेज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि आप इसका हिस्सा बनिए और फ्लैग कोड जो आपके लिए अमेंड किया गया है इसका फायदा उठाइए और तिरंगे का ज्यादा से ज्यादा सम्मान करिए। और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। Discuss the significance and protocols of national mourning and state funerals in India. Highlight the role of the Flag Code of India 2002 in maintaining the dignity of the national flag during such ceremonies. और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, तो उसके लिए स्टे ट्यून विद चहल एकेडमी। और तिरंगे से रिलेटेड और स्टेट फ्यूनरल से रिलेटेड जो भी चीजें हमारे देश में कानून के तौर पर फॉलो की जाती हैं और इसी तरीके की अवेयरनेस अगर आप अपने आसपास के लोगों के नजर में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए डू सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।